अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ बायो एनर्जेटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। 100 एमसीक्यूज़ हमने जो है वो कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट 100 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। लिखा है कि इन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो है वो फेरोडॉक्सिन की तरफ जाते हैं, फेरोडॉक्सिन से वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं और वो कंटिन्यू होते हैं और आखिर में वो P700 क्लोरोफिल में पहुंच जाते हैं। याद रखिएगा PEA का मतलब है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, FD का मतलब है फेरोडॉक्सिन एंड देन वो P700 क्लोरोफिल में एंटर हो जाएंगे। MCQs नंबर 2 ये है कि ATP इज जनरेटेड बाय कपलिंग ऑफ ETC बाय केमियोस्मोसिस। ATP को कैसे जनरेट किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस को कंबाइन करके हम ATP को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 ये है कि देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH एंड नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। कहने का मतलब ये है कि साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में ना कोई NADPH प्रोड्यूस होता है और ना कोई ऑक्सीजन रिलीज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 4 ये है कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस द एटीपी। तो कहने का मतलब ये है कि एनएडीपीएच और ऑक्सीजन तो रिलीज नहीं होंगे लेकिन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है वो एटीपी को जरूर प्रोड्यूस करती है। एमसीक्यूज नंबर 5 ये कि सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स व्हिच ड्राइव्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट एनर्जी जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को अब्जॉर्ब करती है और इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एमसीक्यूज नंबर 6 ये कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्लस्टर्स कॉल्ड फोटोसिस्टम्स फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी इन द थैलाकोइड्स। उसने कहा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के पास क्या चीज़ें हैं जो लाइट को अब्जॉर्ब करती हैं, तो हमारे पास फोटो सिस्टम्स हैं जो लाइट को अब्जॉर्ब भी करेंगे और उस लाइट को यूटिलाइज भी करेंगे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में। एमसीक्यू नंबर 7 ये है कि ईच फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लाइट गैदरिंग एंटीना कम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। हर फोटो सिस्टम देखिए कहने का मतलब ये कि फोटो साइंटिफिक पिगमेंट के अंदर फोटो सिस्टम्स है और फोटो सिस्टम के अंदर जो है एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर है। एमसीक्यूज नंबर 8 ये कि एंटीना कम्प्लेक्स के पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स मौजूद होते हैं और मोस्ट ऑफ देम चैनल टू द रिएक्शन सेंटर। और इन तमाम का फंक्शन ये होता है कि वो कहाँ पे जाते हैं, रिएक्शन सेंटर की तरफ अपना रास्ता बनाते हुए चले जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 ये है आपके पास कि रिएक्शन सेंटर हैज वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए अलॉन्ग विद द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रिएक्शन सेंटर के पास ऑलरेडी क्या चीज़ मौजूद होती है? क्लोरोफिल ए और अलॉन्ग विद द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ उसके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 में कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन सेंटर में और एसोसिएटेड प्रोटीन्स क्या जो है वो किसके साथ लिंक करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। एमसीक्यूज नंबर 11 कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो किस चीज़ में अपना रोल प्ले करती है? एटीपी की जनरेशन में बाय द केमियोस्मोसिस। एमसीक्यूज नंबर 12 ये है कि लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब बाय पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीना। जो लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब किया एंटीना कम्प्लेक्स ने वो कहाँ पे चली जाती है? रिएक्शन सेंटर में चली जाती है और यहाँ पे लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज़ जो है मैं आपको एक इनडायरेक्टली तरीके से पहले इस तरह समझा चुकी हूँ कि लाइट जो है कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी अब्जॉर्ब करते हैं और इस एक्सेस ऑफ लाइट को जो है वो क्लोरोफिल ए में भेज देते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर में मौजूद है तो वहाँ पर ये लाइट ट्रांसफर कर दी जाती है। एमसीक्यू नंबर 13 में कहा जा रहा है कि देयर आर 2 फोटो सिस्टम्स, 2 फोटो सिस्टम्स होते हैं, एक PS1 और एक PS2 और उनको ये नाम इसलिए दिया गया है कि ये जैसे डिस्कवर हुए हैं, इनके ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी यानी उनके डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इनको ये नाम दिया गया है। एमसीक्यू नंबर 14 ये है कि फोटो सिस्टम 1 जो है उसके पास क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। ये मैक्सिमम लाइट कितनी एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर। इसी तरह इसे P700 भी कहते हैं, यानी फोटो सिस्टम 1 को हम P700 का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो 700 नैनोमीटर है जो अब्जॉर्ब करती है। एमसीक्यू नंबर 15 ये है कि रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2 the form of chlorophyll A which absorb the best light of 680 नैनोमीटर। कहने का मतलब यह है कि फोटो सिस्टम 2 को हम 680 P680 भी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ की रेंज क्या है? 680 नैनोमीटर है। एमसीक्यूज नंबर 17 आपके पास 16 ये है आपके पास कि स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज आल्सो एसोसिएटेड नियर बाय ईच रिएक्शन सेंटर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का जो स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन सेंटर के साथ एसोसिएटेड होता है। ये हाई एनर्जी को ट्रैप करता है रिएक्शन सेंटर से और देन उसे सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर के जरिए से गुजारता है। इसमें क्या हो जाती है कि एनर्जी जो होती है वो यूटिलाइज हो जाती है, जनरेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ केमियोस्मोसिस। ठीक है, तो आपको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का फंक्शन बताया जा रहा है इस साइड पैच में। एमसीक्यूज नंबर 17 ये है कि लेस कॉमन टाइप ऑफ द पाथ कॉल्ड द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ओनली फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। कहने का मतलब ये है कि फोटो सिस्टम आपके पास जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों यूज होते हैं, लेकिन जो आपके पास लेस कॉमन टाइप है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जिसे आप साइक्लिक फोस्फोराइलेशन कहते हैं उसमें जो है फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व है। एमसीक्यूज नंबर 18 आपके पास ये है
कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड द नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। एटीपी जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के जरिए से बनती है उसे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसी तरह एटीपी जो साइक्लिक फ्लो के जरिए से बनती है उसे हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 19 ये कि इन प्री डोमिनेंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉल्ड द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द टू फोटो सिस्टम्स। कहने का मतलब ये कि प्री डोमिनेंट, जाहिर सी बात है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो थी वो लेस कॉमन टाइप थी, तो आपके पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होगी वो प्री डोमिनेंट टाइप होगी। तो इसमें दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे डिस्कस किया जा रहा है कि आपके पास ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी हुई है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल टू गिव द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट सेज दैट इट इज नॉट अ सिंपल एंड सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये सिंगल और सिंपल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि इतनी रिएक्टेंट्स में इतने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये कैसे कंप्लीट होता है, सिंपल स्टेप्स और रिएक्शंस में कन्वर्ट होता है। एमसीक्यूज नंबर 21 ये कि रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस consist of the two parts. Obviously you have studied in your earlier sessions कि लाइट फोटोसिंथेसिस जो है वो दो प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो होता है वो लाइट को डायरेक्टली जो होता है हम क्या कहते हैं यूज़ नहीं करता, और लाइट रिएक्शन जो होता है वो लाइट को डायरेक्टली यूज़ करता है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस जो होती है वो डे टाइम पे अकर होती है। यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 1 ये कि नो ऑर्गेनिज्म कैन मेक द डायरेक्ट यूज ऑफ द सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। उसने कहा कि सनलाइट एनर्जी को तो सभी लेते हैं, लेकिन कोई भी इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, बल्कि उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन यूज़ द केमिकल एनर्जी इन द फूड सच एज शुगर्स। तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है सोलर एनर्जी से उसे शुगर्स में यूज़ कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 ये है कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट कैप्चर द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी दैट गेट्स स्टोर्ड इन शुगर एंड देन इन अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वही बात बताई जा रही है कि सोलर एनर्जी को क्लोरोप्लास्ट ने अब्जॉर्ब किया, देन उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर जो है ये शुगर में स्टोर हो गई है। एमसीक्यूज नंबर 4 ये है कि विद द इमर्जेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन द अर्थ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बिगेन टू एक्युमुलेट स्लोली इन द एटमॉस्फेयर। जो आहिस्ता आहिस्ता फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो गया। आपको अगर पता हो तो आपकी एटमॉस्फेयर शुरू में इनिशियल स्टेजेस में बड़ी सिंपल थी, इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और बहुत सारी गैसेज शामिल नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, जो ज़रूरत पड़ती गई तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इन्वायरमेंट ने अपने उन तरीक़ों के साथ उसको डाल दिया, अपने आप को उन तरीक़ों पर डाल दिया जो इंसान की और दूसरे हवानियात की ज़रूरियात थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होती है वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट हुई। एमसीक्यूज नंबर 5 ये कि प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन मेड पॉसिबल एवोल्यूशन ऑफ रिस्पायरेशन। एटमॉस्फेयर में शुरू में जो था आपके पास ये भी यही बताया जा रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन शामिल शुरू में जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, बल्कि फ्री ऑक्सीजन मौजूद थी, और इसी वजह से रिस्पायरेशन जो वो पॉसिबल हो सकी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 ये कि रेस्पायरेशन रिलीजेज अ ग्रेट डील ऑफ द एनर्जी एंड कपल्स सम ऑफ दिस एनर्जी टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। उसने कहा कि रेस्पायरेशन जो है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है और कुछ एनर्जी को कंबाइन करके ये एटीपी की फॉर्मेशन के लिए भी छोड़ देता है। एमसीक्यूज नंबर 7 ये कि एटीपी इज द काइंड ऑफ द लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एटीपी जो है वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान एक लिंक है। कैटाबॉलिज्म कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और एनाबॉलिज्म जो होता है वो इसके अपोजिट प्रोसेस को कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 ये कि फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन सम प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस बायोजेनेटिक्स इन द लिविंग सिस्टम। फोटोसिंथेसिस ने जो है वो कुछ एनर्जी प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है हमारे साथ, जो कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस में यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। एमसीक्यूज नंबर 9 ये कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी हाई लैंड प्लांट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्ब्स को प्रोड्यूस कर सके दैट कैन नॉट बी फाउंड विदाउट द इनपुट ऑफ एनर्जी, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस की मदद के ज़रिए से हम अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को बना देते हैं जो बिना लाइट की या बिना एनर्जी की जो है वो फॉर्म नहीं हो सकती हमारी बॉडी में। एमसीक्यूज नंबर 10 आपके साथ ये है कि एनर्जी स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल्स, ऐसी एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट्स में स्टोर हुई है वो बाद में आपके सेलुलर प्रोसेसेस में भी यूज़ हो सकती है और आपकी एनर्जी के सोर्स के लिए भी यूज़ हो सकती है। जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में कार्ब्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स का फंक्शन ये है कि वो आप एनर्जी सोर्स के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं, तो वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ में भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं। कार्ब्स जो है वो मैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए शॉर्ट वर्ड यूज़ करती हूँ और वैसे ये यूज़ होता भी है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। एमसीक्यूज नंबर 11 ये है कि फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड द कार्ब्स सबस्ट्रेट दैट इज ग्लाइकोलिसिस। फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का हमें सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है जिसे हम ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस कहते हैं, और ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज होता है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है। एमसीक्यूज नंबर 12 ये है कि रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस वेयर एनर्जी स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स इज रिलीज्ड इन कंट्रोल्ड मैनर। रेस्पायरेशन वो
प्रोसेस है जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी स्टोर हुई है वो एक कंट्रोल्ड मैनर में जो है वो रिलीज़ होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने सेलुलर रिस्पायरेशन आपके साथ इस प्रोसेस में डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ पे वर्ड सेलुलर रिस्पायरेशन यूज़ कर लेते हैं तो आई थिंक सो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि सेलुलर रिस्पायरेशन ही हमारे पास इंटरनल रिस्पायरेशन है जिस पे एनर्जी स्टोर होती है कार्बोहाइड्रेट्स में स्टोर। एंड देन MCQ नंबर 13 ये है कि फोटोसाइंथेसिस एक्ट एज एन एनर्जी कैप्चरिंग एंड रिस्पायरेशन एक्ट एज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। फोटोसाइंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी को रिलीज किया जाता है। MCQ नंबर 14 आपके साथ ये है कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट बट लीव्स आर मेजर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन मोस्ट प्लांट्स। उसने कहा कि तमाम तरह की ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट तो मौजूद होती ही है, लेकिन लीव्स जो है वो मेजर साइट्स है फोटोसिंथेसिस की। कहने का पूरा मतलब ये है कि जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होती है वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो जाहिर सी बात है लीव्स में जो है वो ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट आपके पास मौजूद होती है। MCQ नंबर 15 है कि क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज नंबर, अबाउट 500,000 पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द लीफ सरफेस। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो आपकी लीफ सरफेस में एक वेरी लार्ज अमाउंट में मौजूद होते हैं और वो अमाउंट आपके पास बताई जा रही है 500,000 पर स्क्वायर मीटर। ओके, देन MCQ नंबर 16 इज दैट क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट मेनली इन द सेल्स ऑफ मेसोफिल टिश्यू इनसाइड द लीफ। तो वेयर क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट एंड यू हैव टू से दैट इट इज प्रेजेंट इनसाइड द मेसोफिल टिश्यू। MCQ number 17 is that each mesophyll cell has 20 to 100 chloroplast. Every mesophyll cell has 20 to 100 chloroplast. You have to learn this amount. MCQ number 18 is that most of the enzymes required to produce carbs are formed in stroma. उसने कहा कि ज़्यादातर enzymes जो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। स्ट्रोमा आपके पास याद हो तो आपके क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है और ज़्यादातर वॉल्यूम क्लोरोप्लास्ट का जो है स्ट्रोमा से ही मिलकर बना होता है। MCQ नंबर 19 ये है कि क्लोरोप्लास्ट double membrane envelope that encloses a dense fluid region called the stroma. Obviously you have earlier studied in your first chapter that chloroplast is a double membrane structure, and this double membrane structure is enclosed by the stroma, and another system of the membrane is suspended in the stroma, and it is being saying that stroma further have membranes inside this structure. देन आपके पास MCQ नंबर 20 ये है कि मेम्ब्रेन से सस्पेंडेड इन द स्ट्रोमा फ्रॉम एन एलाबोरेट इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ द फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द थैलाकोइड्स। ये भी आप जो है वो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में ये स्टडी कर चुके हैं कि स्ट्रोमा के पास जो है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैटन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम थैलाकोइड्स कहते हैं। MCQ नंबर 21 ये है कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स इनक्लोजेस द फ्लूइड फिल्ड थैलाकोइड स्पेस ल्यूमेन व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्ट्रोमा बाय थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स। तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के पास जो होता है वो एक फ्लूइड स्पेस भी है जिसको थैलाकोइड स्ट्रोमा से जो है वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के जरिए से सेपरेट किया जाता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। इसके अलावा आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।